दंतमंजन ले लो, दंतमंजन, दंतमंजन ले लो, दंतमंजन ले लो, दंतमंजन। भैया एक दे दीजिए। वैसे कौन सी कंपनी का है? पतंजलि का। अच्छा, फिर तो चेक करना पड़ेगा। बाबा बहुत फर्जी माल बेच रहे हैं आजकल। हाँ करो भाई करो, बाबा 100% प्योर माल बेचते हैं। ये क्या लिखा है? समुद्र फैन मतलब? अरे समुद्र भी बाबा का फैन है ना, इसलिए। भाई गूगल तो बता रहा है समुद्र फैन को कटल मछली की हड्डी से बना प्रोडक्ट है। Oh no! इसका मतलब ये तो नॉनवेज दंतमंजन है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन बाबा जी के टूथपेस्ट में समुद्र फैन है। और इसीलिए एडवोकेट यतिन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिव्य दंत मंजन के खिलाफ एक याचिका दायर की है। और इस याचिका में यह कहा गया है कि पतंजलि के इस प्रोडक्ट में समुद्र फैन नाम का ये नॉनवेज मटेरियल है, लेकिन नॉनवेज मटेरियल के इस्तेमाल के बावजूद इस प्रोडक्ट पर ग्रीन टैग यानी कि वेजिटेरियन टैग लगा हुआ है। याचिकाकर्ता यतिन ने यह दावा भी किया है कि बाबा रामदेव जी ने खुद एक वीडियो में यह स्वीकारा है कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और अपने इस प्रोडक्ट को वेजिटेरियन बता रही है। तो इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूछ पड़ेगा मेरी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अब इस फोटो को देखिए। यह आदमी अपने 35 साल के बेहतरीन क्रिकेट कैरियर के बाद आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। सर वो क्रिकेटर नहीं थे? ओह ठीक है। तो ये शख्स यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। सर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी पास नहीं की। ओह सॉरी, आई मीन एसएससी की परीक्षा पास करने के बाद। वो भी नहीं थे। अबे यार, आजा भाई फिर तू ही बता दे ले इसने क्या किया है। देखिए जयशाह जी अपने दम पर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने साल 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बने ये मुझे भी नहीं पता, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ, लेकिन इसके बाद साल 2013 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने। फिर साल 2019 में इनके पास ज्यादा अनुभव ना होने के बावजूद ये बीसीसीआई के सचिव बनने के लिए राजी हो गए। जयशाह जी बहुत महान इंसान हैं, इसलिए अब वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। मेरी थोड़ी तो ये भी कहती है कि आईसीसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये फिर से बीसीसीआई में वापसी करेंगे। वो तो एक पद पर 2 बार लगातार बने नहीं रह सकते, वरना जय भाई तो क्रिकेट की खातिर बीसीसीआई छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। चलिए भाई ठीक है, हो गया आपका। लेट मी कंटिन्यू। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है और ये पॉलिसी आते ही चर्चाओं में है। आते ही सुरमैलोड़ा। इस पॉलिसी के चर्चा में आने के 2 कारण हैं। सबसे पहला, जो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे सरकार के तारीफों के कसीदे गढ़ेंगे उनको सरकार बुलाकर खुलकर लाखों रुपए देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी पोस्ट के जरिए सरकार की तारीफ करते हैं तो आप हर महीने 8 लाख तक रुपए कमा सकते हैं। अब लेकिन इसमें बुराई क्या है? आखिर सरकार को भी तो अपना प्रचार चाहिए, है ना? बात तो सही है। इसका दूसरा पहलू देखिए, अगर वहीं पर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सरकार के खिलाफ कुछ पोस्ट करने की हिम्मत की तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई अभद्र, अश्लील या फिर राष्ट्रद्रोह वाला कंटेंट अपलोड कर दिया तो इससे आपको सजा मिलेगी, और सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब कौन सा कंटेंट अश्लील है, कौन सा अभद्र है, इसका तो ठीक है, लेकिन कौन सा कंटेंट राष्ट्र विरोधी है ये भी डिसाइड सरकार ही करेगी। मतलब साफ है, अगर आपने सरकार को पेला तो सरकार आपको पेल देगी। नाउ कम टू द सीरियस नोट, ये पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि सरकार अपने अपोजिशन को पूरी तरह दबा सकती है। आज के जमाने में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं और किसी ने भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। इस पर अखिलेश यादव ने एक बहुत सही ट्वीट किया है, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। सर आप जनता को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई पैसा नहीं है ना सरकार के पास। सर है तो सही आपके पास पैसा। अरे वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देना है ना, बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल। ये भगवान क्या जुल्म है। अगली खबर है हरियाणा से। बीजेपी और जेजेपी का डिवोर्स होने के बाद अब जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी के हेड दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद जो कहने को तो दलितों के मसीहा हैं, लेकिन हरियाणा में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। ये वही पार्टी है जब बीजेपी किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए उन पर गोलियां चलवा रहे थे तो जेजेपी के कुछ नेता बीजेपी के साथ खड़े होकर उनको गालियां दे रहे थे। किसानों से हाथापाई करते हैं, गाली भी दे माँ की, जिसका मजा उनको जनता ने लोकसभा के चुनाव में चखा दिया।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करके क्या कर रही है? क्या ये नया गठबंधन हरियाणा की राजनीति को बदलने में सफल होगा या फिर ये एक राजनीतिक चाल और आर्थिक डील है जिसके बदले में चंद्रशेखर आजाद दलितों की वोट को जेजेपी के झोली में डाल रहे हैं? क्या दलितों के अधिकारों की संघर्ष लड़ने वाली एक पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी के साथ जुड़ना यह दलितों के साथ एक बड़ा धोखा नहीं होगा? सबके सब चोर हैं साले। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। देखिए पिछले पूरे हफ्ते कंगना अकेली ही पूरी बकैतियां करती रही। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। इसमें कंगना कह रही हैं कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन किस आधार पर माना गया है, ऐसा कौन सा तीर मारा है उन्होंने। इस पर न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता जी कहते हैं कि वो 99 सीट लाए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए सारी सीटों में से सिर्फ 10% यानी कि 54 सीटों की जरूरत होती है, जबकि वो लाए हैं 99 सीट्स, तो इसलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इस सब पर वो चुप हो जाती है। यह देख के साफ लगता है कि उनको ये पहले पता नहीं था कि लीडर ऑफ अपोजिशन किस आधार पर बना जाता है। वहीं एक दूसरे वीडियो में कंगना ने किसानों को बलात्कारी बोल दिया। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। कंगना की अगली बकैती निकल कर आई लल्लन टॉप प्लेटफॉर्म से। देखिए कंगना रनौत द लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी जी को एक इंटरव्यू दे रही थी। वहां पर द्विवेदी जी पूछते हैं कि आपका जाति जनगणना पर क्या स्टैंड है। इस पर कंगना कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब नहीं होनी चाहिए। इस पर फिर सौरभ द्विवेदी जी पूछते हैं कि जाति जनगणना अगर नहीं होगी तो जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप कैसे अफर्मेटिव एक्शन ले पाएंगी। इस पर कंगना रनौत कहती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले जब राम कोविंद जी आए पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। क्या बोला तूने? पहले राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। अगली बकैती देखिए। ये देश रहना चाहिए और देश तभी रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहेगी। यहाँ पर कंगना रनौत कह रही हैं कि देश तभी रहेगा जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश है, देश की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर चलिए अगले सेगमेंट की ओर और देखते हैं गोदी मीडिया मूवमेंट। हाल ही में स्मृति ईरानी के साथ सुशांत सिन्हा ने एक पॉडकास्ट अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। 2 घंटे के इस इंटरव्यू में 29 मिनट 37 सेकंड पर स्मृति ईरानी कहती हैं, कोविड के वक्त आया, उनका नेतृत्व अगर कोविड के वक्त नहीं होता, आप सोचिए आपका देश का हाल क्या होता। कि अगर कोरोना काल में मोदी जी नहीं होते तो आप सोच नहीं सकते देश के क्या हालात होते। और सामने बैठे सुशांत सिन्हा इस बात पर हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन हम यहाँ सब जानते हैं कि सरकार ने उस टाइम पर डेथ टोल का डेटा छुपाया था। WHO के अनुसार भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकार के डेटा के हिसाब से यह डेथ टोल ओनली 4.7 लाख था। यानी कि WHO के आंकड़ों की जो संख्या थी वो आधिकारिक आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा थी। WHO ने भारत में मरने वाले लोगों की जो संख्या बताई वो उस टाइम पर कोरोना से मरने वाले लोगों की पूरी दुनिया में संख्या के 1/3 थी। मतलब पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौतों में से 33% लोग तो इंडिया में मारे गए थे। इन आंकड़ों में वो लोग भी शामिल थे जिनकी मौत सीधे कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से हुई थी। जैसे जब अस्पताल भरे हुए थे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, तो और जो बाकी बीमारियों से जूझ रहे लोग थे उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो भी मारे गए। और अगर हम WHO के आंकड़ों को भी ना माने, फिर भी हमने देखा कि गंगा में किस तरह लाशें बह रही थी। उन लाशों को कुत्ते नोच रहे थे। कुछ तो शर्म करिए स्मृति ईरानी और सुशांत सिन्हा जी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए कुछ अच्छी खबरें देखते हैं। गुड न्यूज, किसान आंदोलन खत्म हो गया या फिर अभी चल रहा है, नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन विनेश फोगाट बीते हफ्ते किसान आंदोलन में गई, तब हमें पता चला कि किसान आंदोलन अब भी चल रहा है और किसान बीते 200 दिनों से सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे अन्नदाता पिछले 200 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और हमें ये तक नहीं पता कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है कि खत्म हो गया। दूसरी तरफ विनेश फोगाट हैं जो ब्रजभूषण और तमाम बीजेपी पार्टी से अकेले लड़ाई लड़ती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं। वो सिस्टम और IT सेल पर भी करारा वार करती हैं। इन सब के बावजूद वो ओलंपिक में जाती हैं और वहां पर विश्व की नंबर 1 पहलवान को हराकर फाइनल्स में पहुंचती हैं। लेकिन फाइनल में उन्हें किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद वो डटी रही, हार नहीं मानती हैं। और जब वो वापस आती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने से इनकार कर देती हैं। फिर वो किसान आंदोलन में जाकर शामिल हो जाती हैं। क्या बात है? विनेश फोगाट के किसान आंदोलन में शामिल हो जाने से आंदोलन को मजबूती मिलेगी और शायद वो अपनी मांग मनवाने में कामयाब हो जाएं।
चलिए अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर चलते हैं। बीते हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर गए हुए थे। उस दौरान एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी कि देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान अपनी सेना को यह कह दिया है कि वो अभी यूक्रेन पर हमला ना करें। सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर चल रही थी कि जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में है तब तक के लिए रसिया ने इस युद्ध को रोक दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है और वो ये है कि जब तक मोदी यूक्रेन में है तब तक रूस हमला नहीं करेगा। यानी कि वॉर रुकवा दी, पोपो इज राइट। अब क्या ये दावा सच है? नहीं, ये दावा फर्जी है। रूस या यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा पब्लिश नहीं की गई जिसमें कहा गया हो कि अभी मोदी जी यूक्रेन में आए हुए हैं तो युद्ध पर विराम रहेगा। हाँ, ये सच है कि जिस दिन मोदी जी ने यूक्रेन दौरा किया उस दिन न रसिया की तरफ से न यूक्रेन की तरफ से किसी बड़े हमले की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, पर ऐसा तय किया गया था इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रूस और यूक्रेन की सेनाओं की तरफ से जो युद्ध अपडेट हैं वो जारी किए गए हैं। पहला यह है कि रूस सेना ने 23 अगस्त को दोपहर में ही एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यूक्रेनी सेनाओं को पीछे धकेलने का ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ यूक्रेन सेना ने भी हर रोज की तरह 23 अगस्त को युद्ध से जुड़ा अपडेट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इस दिन रूसी सेना को कितना जानमाल का नुकसान हुआ। अब हमने ये सच कैसे पता लगाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया तो हमने सबसे पहले यह चेक किया कि रूस या फिर यूक्रेन में से किसी ने भी इस दौरान युद्ध विराम की घोषणा की थी। ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा हमें नहीं मिली। रूसी सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमने युद्ध से जुड़े अपडेट्स देखे जहां 23 अगस्त को सेना की कार्रवाई से जुड़े 11 अपडेट्स पोस्ट किए गए हैं। हमने चेक किया कि इनमें से कौन से अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हैं। 23 अगस्त सुबह 6:30 पर पोस्ट किए गए अपडेट्स के मुताबिक 122 mm D30 होवित्जर तोपों ने तेज फायरिंग करके यूक्रेनी सशस्त्र बलों यानी AFU की पैदल सेना इकाइयों को तब नष्ट कर दिया जब सैनिक नदी के किनारे पर उतरने और एक हमला करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 7 बजे पोस्ट किए गए एक अपडेट में रूस ने बताया है कि M46 तोपों ने AFU के सैनिकों पर कुसर्ग क्षेत्र की सीमा पर हमला किया। रूस ने इस हमले का वीडियो भी इस प्रेस रिलीज के साथ जारी किया है। यही से साबित होता है कि 23 अगस्त को जिस दिन मोदी जी दौरे पर थे उस दिन भी युद्ध जारी था। हाँ, कोई बड़ा हमला ऐसा नहीं हुआ था जिसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थी, लेकिन युद्ध विराम होगा ऐसी कोई घोषणा नहीं थी। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही कमेंट करना ना भूलना क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी सबसे 5 मजेदार कमेंट्स को अगले हफ्ते के हाईलाइट्स में शामिल। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।